ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सबका मोस्ट वेलकम है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। तो नाम से क्या लग रहा है स्टूडेंट्स कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगा, कोई किसी ने किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा। जैसे बाकी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ते आते हैं वैसे ही इस कॉन्सेप्ट को भी ऑबो ने दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑबो एक जर्मन वर्ड है। ऑबो क्या स्टूडेंट्स? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बनाना या कंस्ट्रक्ट करना। ओबो प्रिंसिपल जो था बेसिकली क्या था स्टूडेंट्स? इट इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। एक ओबो जो है जर्मन वर्ड है, एक कंस्ट्रक्शन बताता है, बिल्डिंग अप बताता है, कैसे एटम्स बनते हैं, कैसे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें ओबो प्रिंसिपल में आती हैं। तो ओबो इज नॉट अ साइंटिस्ट, ओबो इज अ जर्मन वर्ड दैट मींस बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। इज इट? अब हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। तो ओबो ने एक रूल अप्लाई किया दैट इज n प्लस एल रूल। इसने एक रूल अप्लाई कर दिया दैट इज n प्लस एल रूल। इन्होंने एक रूल अप्लाई किया दैट इज n प्लस एल रूल। ये n प्लस रूल एल रूल जो था नील्स बोर, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर ने भी दिया था इसका स्टेटमेंट, और इसीलिए इसको बोर-बरी प्रिंसिपल भी कहते हैं। बोर-बरी प्रिंसिपल भी कहते हैं इस n प्लस एल रूल को। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट क्या आया ओबो रूल्स का कि इट स्टेट दैट, ठीक है, बोर-बरी प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? बिकॉज़ नील्स बोर ने दिया था। अब इसमें प्रिंसिपल क्या आया कि इट स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और आयन, ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और आयन, किसी भी एटम और आयन के ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल इन एन ऑर्बिटल बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। मतलब वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में फिल होते हैं। जैसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, 2p 3s आएगा, ठीक है। यदि हम बात कर ले केवल s की तो 4s 5s 6s 7s आ रहा है समझ में? तो बेसिकली होता क्या है, 1s के बाद 2s आता है, क्यों? ठीक है, तो कहता है कि इट स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स फिल इन द ऑर्बिटल बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जैसे देखिए अभी हम इसके लिए n प्लस l रूल फॉलो करें तो 1s के लिए n प्लस l रूल फॉलो करें तो क्या होगा, n की वैल्यू यहां क्या होगी 1 है, 1s है तो n की वैल्यू 1, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? तो किसी भी ऑर्बिटल में जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर आपको यदि इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, ओबो प्रिंसिपल को समझ लें ध्यान से कि यदि किसी भी ऑर्बिटल्स में चाहे k और k l m कोई भी ऑर्बिटल्स आपको मिले, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कोई भी सेल मिले उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से भरोगे, कैसे भरोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पे रखते हैं। जैसे अब देखिए इसकी एनर्जी लेवल 1 हो गई n प्लस l के अकॉर्डिंग, n प्लस l तो n 1 है l 0 है तो 1 प्लस 0 n प्लस l के अकॉर्डिंग 0 हो गया इसका एनर्जी लेवल, सॉरी 1। क्लियर? उसी तरीके से 2s की बात करें तो इसका 2 प्लस 0 हो जाएगा, क्या होगा 2। तो देखिए 1s के बाद 2s आता है ना, क्योंकि 1s का एनर्जी लेवल कम है अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल। n की वैल्यू हो गई 1 और s 0 है तो l की वैल्यू 0, तो n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग यहां 1 हो गया, n प्लस l के अकॉर्डिंग यहां पे 2 हो गया। तो बेसिकली इस तरीके से n प्लस l रूल के बेसिस पर ये स्टेटमेंट दिया गया बेसिकली कि अभी हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रख रहे हैं, तो हम उनको किस बेसिस पर रखेंगे, n प्लस l रूल के बेसिस पर रखेंगे। अब बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि भाई हम लोग ऑर्बिटल यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, सबसेल यूज करते हैं, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि विच इज ऑर्बिटल एंड विच इज सेल। तो आज के लेक्चर में मैं यही बताने वाला हूं कि ऑर्बिटल, सेल, सबसेल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले ये चीज क्लियर हो गई कि ओबो प्रिंसिपल बेसिकली क्या था स्टूडेंट्स, कि ओबो प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट में कैसे फिल करते थे, उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। यहां तक हो रहा हो, जैसे 1s से ज्यादा है 2s, 2s से ज्यादा होगा 3s, 3s से ज्यादा होगा 4s, 4s से ज्यादा होगा 5s, क्योंकि n प्लस l रूल देखें तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5। तो n प्लस l रूल समझ में आ रहा है? ये जो वैल्यू होती है स्टार्टिंग है वो n की वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होती है ये l की वैल्यू होती है।
आपको मैंने भी पहले ही बताया है। और एल के लिए यदि एस ऑर्बिटल है तो एस के लिए 0 एल की वैल्यू, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो आइए हम उन डाउट्स को क्लियर करते हैं कि जो सेल और सबसेल के डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एटम सेल ऑर्बिट इज, तो ये कैसे, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं एटम्स, किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, सेल होता है या ऑर्बिट होता है। ठीक है, एटम के अंदर सेल या ऑर्बिट होता है, उस सेल या ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सबसेल होता है, और उस सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। एटम्स, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स, यदि ये तैयार रखें आप लोग तो आपको डाउट्स नहीं होंगे। तो अब एटम्स के अंदर सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स, अब इनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं या ऑर्बिट की। तो जैसे आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स, जिस बात पर मूव कर रहा था वो सेल या ऑर्बिट होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सेल या ऑर्बिट किसको बोलेंगे, जो भी पाथ होगा, जैसे मान लीजिए पाथ है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो जो भी पाथ होता है, ये पाथ है, ये पाथ है, तो ये सेल या ऑर्बिट क्या रहता है। जैसे पहला पाथ होगा तो के, दूसरा पाथ होगा तो एल। तो इसी तरीके से कहता है कि यदि 1 है, n = 1 है तो क्या होगा के, n = 2 है तो l होगा, n = 3 है तो m होगा, n = 4 है तो n होगा। ऐसे करके वो आगे बढ़ता चला जाएगा, 1 2 3 4 k l m n, ऐसे करके वो आगे बढ़ता चला जाएगा बेसिकली। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सेल और ऑर्बिट की कहानी ये रही कि पहला है n की वैल्यू 1 है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको समझाया गया था। तो n = 1 है तो k हो जाएगा, 2 है तो l हो जाएगा, 3 है तो m हो जाएगा, 4 है तो n हो जाएगा, ऐसे करके इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के चारों ओर k l m n ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, तो ये सेल हो गया। क्लियर? सेल की कहानी क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब आता है सबसेल की। तो सेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसेल। सेल के अंदर क्या होता है, सबसेल। तो अब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, तो ये जानकारी मिलती है s p d f g h i से, जो कि l बताता है, l की वैल्यू यदि 0 है तो s होगा, 1 है तो p होगा, 2 है तो d होगा, 3 f है तो 3 होगा, g है तो 4 होगा, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतने सारे होते नहीं है अभी तक, होते हैं बट अभी तक हमें 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट्स मिले हुए हैं, तो 118 एलिमेंट्स मिलेगा तो बाकी का रिसर्च नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो l = 0 तो s, 1 तो p, 2 तो d, 3 तो f, 4 तो g, ऐसे करके आप लोग सबसेल बता सकते हैं। अब आता है ऑर्बिटल्स। सेल के अंदर सबसेल मिल गया, ठीक है, k के अंदर s p d f मिल गए। अब सेल के भी अंदर, उस सबसेल के अंदर भी क्या होगा, ऑर्बिटल्स होंगे। उस सबसेल के अंदर भी क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये है, तो s के अंदर क्या है, एक ऑर्बिटल्स, एक कमरा है, p के अंदर 1 2 3 कमरे, 3 ऑर्बिटल्स, d के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, f के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 3 5 7 s p d f। क्लियर? तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कभी कभार बात कर लेते हैं, कभी हम s को सबसेल बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो s को कभी सबसेल बोलूंगा और कभी s को ऑर्बिटल बोलूंगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि यदि हम s सबसेल कब बोलेंगे, ऑर्बिटल्स कब बोलेंगे, तो यदि हम s को पूरा एक यूनिट के रूप में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो सबसेल। क्लियर? और यदि हम s को, ठीक है, s को उसके कमरों के बेसिस पर, जैसे p है तो p को कमरे के बेसिस पर देख रहे हैं, उसके ऑर्बिटल के बेसिस पर देख रहे हैं, एक पार्टिकुलर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2px हो गया, ये 2py हो गया, ये 2pz हो गया, तो हम सिर्फ 2px को देख रहे हैं, 2px को देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए ऑर्बिटल हो जाएगा। 2py को देख रहे हैं तो ऑर्बिटल हो जाएगा, 2pz को देख रहे हैं तो ऑर्बिटल हो जाएगा। क्लियर? बट यदि हम इस पूरे को एक हॉल के रूप में देख रहे हैं तो इसको p सबसेल हम कह सकते हैं। तो p सबसेल और ऑर्बिटल में समझ में आया अंतर, कि जब हम एक की बात करेंगे तो ऑर्बिटल्स होगा उसके अंदर की बात, और यदि हम पूरे की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, तो हम उसको सबसेल कह सकते हैं। तो बेसिकली सेल K11, सेल के अंदर क्या आ गया, सबसेल SPDF, और सबसेल के अंदर क्या आ गया, वो छोटे छोटे ऑर्बिटल्स 1 2, जहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। एक इंटरेस्टिंग टर्म आप लोग ये जरूर जानें कि ऑर्बिटल और नोड्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल और नोड्स में डिफरेंसेस ये होते हैं कि ये जो पाथ देख पा रहे हो, ठीक है, तो अब मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, अब न्यूक्लियस के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है,
मैक्सिमम है, जिस थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये जो ब्लैंक स्पेस बीच में बच रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं, नोड्स, जहां पे पॉसिबिलिटी मिनिमम हो, जीरो हो। तो जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो हो उसको नोड्स, और जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो वो थ्री डायमेंशनल स्पेस क्या कहलाता है, ऑर्बिटल्स कहलाता है। तो बेसिकली क्लियर स्टूडेंट्स, नो डाउट। तो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स, इज इट क्लियर। अब देखिए एस के अंदर पॉली ने एक रूल दिया था, पॉली ने एक रूल दे दिया, पॉली ने एक सॉल्यूशन प्रिंसिपल दे दिया। उसने बोला कि एक सेल में, सॉरी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। कई बार पिछले में पूछा था बच्चों ने कि सर अपवर्ड भरेंगे कि डाउनवर्ड भरेंगे, तो पहला आप क्लॉकवाइज को प्रेफर करोगे, तो क्लॉकवाइज में अपवर्ड और फिर देन डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो सबसेल के अंदर, एस के अंदर यदि आप भर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स, तो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट फिल अपवर्ड एंड सेकंड फिल डाउनवर्ड। क्लियर। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गए एस में, 2। अब इसमें देखिए पी में, तो पी में ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो इसको बताया था हुंस ने। किसने बताया था, हुंस ने। हुंस ने बोला कि फर्स्ट सिंगली फिल द इलेक्ट्रॉन्स। यदि 3 बच्चे लाइन से खड़े हैं और तीनों को टॉफी देनी है, तो तीनों को टॉफी कैसे बांटोगे, तो फर्स्ट सिंगली फिल, पहले तीनों बच्चों को लाइन में खड़ा कर दोगे, जैसे मैंने यहां खड़ा किया, और तीनों को एक एक टॉफी बांटना स्टार्ट। तो जैसे मैंने यहां क्या किया, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन बांटना स्टार्ट कर दिया, अपवर्ड। क्लियर। देन फिल डाउनवर्ड, देन फिल डाउनवर्ड। तो पॉली ने बताया कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ऑर्बिटल के अंदर। एक कमरे के अंदर कितने, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 ऑर्बिटल्स, और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि रिपल्सन नहीं होगा, तो दोनों का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होता है। क्लियर। तो ये था आपका पॉली प्रिंसिपल। और हुंस प्रिंसिपल क्या था, तो हुंस ने बताया कि पहले फर्स्ट सिंगली फिल द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक भरो। यदि पी ऑर्बिटल में घुस गए हो तो पी में सबसे पहले एक एक भरो, ठीक है, ठीक। और पी में एक इलेक्ट्रॉन भर दो। एस, जैसे मान लीजिए आपको एस और पी दोनों मिल गया है, तो पहले एस भरिए, तो फर्स्ट सिंगली फिल देन करेंगे, तो एस कंप्लीट हो गया, तब आप किस पे बढ़ोगे, पी पे। ठीक। अब पी में भी 3 है, तो तीनों ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो फर्स्ट सिंगली फिल अपवर्ड, देन पेयरिंग अप, तब उसका जोड़ा लगाओ। ठीक है। तो जिसको मिलना होगा मिल जाएगा, जिसको नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ये किसका, हुंस का प्रिंसिपल था। क्लियर। तो हुंस, पॉली और ऑबो, ये 3 प्रिंसिपल के बेसिस पर ही आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ऑबो ने क्या बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, एन का सेल रूल के बेसिस पर। अभी हम लोग और डीप जाके चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। और पॉली ने क्या बताया कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट अपवर्ड एंड सेकंड डाउनवर्ड, दोनों का स्पिन अप होना चाहिए। और हुंस ने क्या बताया कि यदि एक ऑर्बिटल ले रहे हो, चाहे एस ले रहे हो चाहे पी ले रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे, तो एस के एक ऑर्बिटल्स में, या पी के तीनों ऑर्बिटल्स में, या डी के 5 ऑर्बिटल्स में, और या एफ के 7 ऑर्बिटल में, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे। तो यदि डी में 5 है तो 5 में पहले एक एक फिल करने का प्रयास करोगे, फर्स्ट सिंगली फिल, तब शुरू से फिर स्टार्ट करके पेयर अप करना स्टार्ट करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स करते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि एटम, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स में, नंबर ऑफ सेल, ऑर्बिट्स और सबसेल। तो जितने भी नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सबसेल होंगे, इज इट। यदि नंबर ऑफ सेल 1 है तो नंबर ऑफ सबसेल भी 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 7 होगा। जितने नंबर ऑफ सेल है उतने ही नंबर ऑफ सबसेल होंगे। जैसे देखिए, अब 1 है तो केवल सिर्फ एस होगा, 2 है तो एस और पी दोनों आएगा, 3 है तो एस पी डी तीनों आएगा, 4 है तो एस पी डी एफ चारों आ जाएंगे। क्लियर। और 4 हो गया तो ठीक है, एस पी डी एफ ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। उसी तरीके से 5 है तो क्या हो जाएगा, एस पी डी एफ जी, ये चारों आ जाएंगे, तो देखते हैं 5। क्लियर है। तो जितने नंबर ऑफ सेल उतने ही नंबर ऑफ सबसेल होंगे।
ये याद रखने वाली चीज है कि जितने सेल उतने नंबर ऑफ सबसेल। क्लियर? 6 है तो क्या हो जाएगा S P D F G H। बोलोगे सर S तो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो H हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 118 एलिमेंट्स के लिए किया है, और 118 एलिमेंट्स जो है 118 एलिमेंट्स को हम लोग F तक ही खत्म कर पाते हैं। F के बाद बचता ही नहीं है। 118 के बाद से कोई एलिमेंट डिस्कवर हो तब तो G में जाए, तब तो H में जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? बट यदि हम आगे बढ़ते जाए तो ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सबसेल और टाइप्स ऑफ सबसेल को एक्सप्लेन ऐसे करोगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑबो प्रिंसिपल की जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, उस पे बात करेंगे कि कैसे आप लोग वो लिखना सीखोगे कि बेसिकली जो है हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा ऑर्बिटल पहले चूज करेंगे, 1s को चूज करेंगे कि 2s को चूज करेंगे n प्लस l रूल के बेसिस पर, तो वो देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सेल को लिखेंगे। तो पहले बताते हैं कि जितने सेल होंगे उतने ही सबसेल होंगे। तो 1 है तो 1 से, 2 है तो 2s 2p, 3 है तो 3s 3p 3d, 4 है तो 4s 4p 4d 4f। सेल देखिए, सेल 4 है तो s p d f, 5 है तो s p d f g, 6 है तो 6 s p d f g h। तो जितने भी सेल होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, सबसेल होने चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर को निकाला कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो 1s पहले में सिर्फ एक होगा, 1 है तो सिर्फ 1 होगा तो s, 2 है तो s और p दोनों आ जाएगा, 3 है तो s p d, 4 है तो s p d f, 5 है तो s p d f g, 6 है तो s p d f g h, 7 है तो 7 s p d f g h i। ठीक है, तो जितने सेल उतने ही नंबर ऑफ सेल सबसेल। क्लियर? ऐसे लिख लोगे। अब ऑबो प्रिंसिपल के बेसिस पर किया क्या गया, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाला गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालने के लिए 1s है, ठीक है। अब 1s से 2s को कैसे मिलाएगा, देखिए इसका शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद से फिर ये फर्स्ट रो, तो 1s के बाद से फिर इसको मिलाओगे, आप किसको मिलाओगे, 2s को, फिर 2s से किसको मिलाओगे, 2p को। क्लियर? 2p से किसको फिर मिलाओगे, इससे फिर आपको जो है बैक जाके किसको मिलाना है, 3p को। ऐसे करके आप मिलाते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1s फिर 2s फिर 2p 3s फिर 3p 4s, फिर आपको अगेन क्या मिल जाएगा शुरुआत से 3d 4p 5s। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑर्डर अरेंज किया गया। 1s के बाद क्या मिल रहा है, 2s के बाद क्या मिल रहा है, 2p के बाद क्या मिल रहा है, 3s के बाद क्या मिल रहा है, 3s के बाद 3p के बाद क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 3p के बाद से आपका क्या मिल रहा है 4s। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक ऑर्डर बना दिया कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, फिर अगेन यहां से मिलाएंगे शुरुआत से, तो 4d, 5p, 6s, फिर अगेन शुरुआत से 4f, 5d, 6p, 7s, फिर अगेन शुरुआत से तो 5s, 6p, 7p, 8s। ठीक है, तो हमें जरूरत सिर्फ अभी कहां तक पड़ी है, f तक। f के आगे हम g तक अभी पहुंच नहीं पाए हैं, g तक पहुंचेंगे तो उस पर डिस्कशन होगा। बट जितने सेल होंगे उतने ही नंबर ऑफ, देखिए 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 7 में 7 है और 8 में 8 है। तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को, कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि भाई जितने सेल है तो 1s के बाद 2s को रखेंगे कि 2p को रखेंगे कि 3s को रखेंगे कि 3p को रखेंगे। ये थोड़ा सा ये बनाना आपके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा थ्योरी दे देता हूं, आप इसको याद ना रखें, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं जिसके बेसिस पर आप आसानी से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे और कहीं पे भी छोटे स्पेस में बना सकोगे। ये छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, इसी ऑबो प्रिंसिपल में इंक्रीजिंग ऑर्डर को लिखने की। तो कैसे लिखते हैं देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। एक ऐसा क्या खींच लोगे, एक ऐसा ट्रायंगल खींच लो, ठीक है। अब यहाँ पे 1s 2s 3s 4s 7 पीरियड होते हैं, 7 के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, 5s 6s 7s।
7s। 7 पीरियड होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला आसान है, उससे बेटर है। उसमें तो मैंने सिर्फ बता दिया कि 1s होगा, दूसरे वाले में 2s 2p होगा, तीसरे वाले में 3s 3p 3d होगा, चौथे वाले में 4s 4p 4d 4f होगा। मतलब जितने सेल उतने नंबर ऑफ सबसेल होते जाएंगे, फिर हम इनको मिलाते जाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे और मिला करके क्या करेंगे हम लोग, आसानी से ये याद कर सकते हैं। लेकिन इससे बेसिक तरीका है आपको याद करने का, बिना बर्डन के 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, और यहाँ पे आपने लिखा 2p, ठीक है, क्योंकि 2p 3p 2 है, 1s 1 में सिर्फ कितना होगा, s होगा, 2 में 2s 2p दोनों होगा, 3 में 3s 3p क्या होगा, 4p 5p 6p एंड 7p। इसको 2 से 7 तक लिख दिया। s में 1 से 7, p में 2 से 7, और d में याद रखेंगे, d जो होता है पेनल्टीमेट होता है, मतलब n-1 होता है, वो जिस पीरियड में भी होगा d सबसेल, तो d सबसेल क्या होता है n-1। n-1 मतलब जो भी पीरियड होंगे, पीरियड क्या होते हैं, n=1 होगा तो फर्स्ट पीरियड, n=2 होगा तो सेकंड पीरियड, और n=3 होगा तो थर्ड पीरियड। तो ये फर्स्ट पीरियड, ये आपका फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखिए 1s, ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो n-1 होता है, और n-1 मतलब ये कहां से शुरू होगा, 4 वाले से, तो 3d 4d 5d 6d, और ये जो f होता है, f कहां से शुरू होता है, n-2 से, n-2 एंटी पेनल्टीमेट होता है, बाद में डिस्कशन करेंगे। तो f के लिए क्या होगा n-2, और d के लिए क्या होगा n-1। तो d जो है 3d से शुरू होता है। बोलोगे सर 2d क्यों नहीं पॉसिबल है, देयर इज अ क्वेश्चन कि सर 2d क्यों नहीं लिखा आपने, देयर इज अ क्वेश्चन। तो 2d इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यदि n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू d है, तो d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो s p d 0 1 2। तो क्या n और l बराबर हो सकते हैं, नहीं, कभी भी अजीमुथल क्वांटम नंबर n-1 होगा, मतलब इससे कम होगा। क्लियर? तो यहीं पे ये फॉल्स हो गया। तो अब 3d से हम स्टार्ट करते हैं, तो 4 वाले से n-1 है, तो फोर्थ पीरियड में क्या होगा, n-1, तो 4-1 3d, 5-1 4d, 6-1 5d, 7-1 6d। ये पीरियड्स को डिनोट कर रहा है। ये सबसे इजी फंडा है स्टूडेंट्स कि 1 से 7 तक लिख लो, पीरियड्स हो गए। 2 से 7 तक बोलो सर 1p क्यों नहीं लिखा आपने, तो 1p पॉसिबल ही नहीं है। देखो n=1 और p के लिए n=1, क्या पॉसिबल है दोनों इक्वल होना, नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, n-1 होती है। क्लियर? तो यहाँ 2p से 7p लिख लो, और यहाँ n-1 मतलब 4-1 3d, 5-1 4d, 6-1 5d, 7-1 6d लिखिए। उसके बाद से आप f की बात करें तो f क्या होता है, n-2, n-2। तो n-2 मतलब अब जरा देखते हैं 1f पॉसिबल है क्या, नहीं, n की वैल्यू यदि 1 है और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, s p d f 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 मतलब ये क्या पॉसिबल है, n कभी भी अजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल से ज्यादा नहीं होगा, प्रिंसिपल से कभी कम ही होगा, तो यही पे फॉल्स हो गया। तो ये सीधे पॉसिबल है, सीधे 4f से। कहां से पॉसिबल है स्टूडेंट्स, 4f से। तो 6s है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4f, और यहाँ हो जाएगा 6-2 n-2 नंबर ऑफ पीरियड 6 है, तो 6-2 4f और 7-2 5f। क्लियर है स्टूडेंट्स, नो डाउट? अब इसको आप आसानी से याद रख सकते हो, 1 से 7 लिखोगे, 2 से 7 लिखोगे, 4-1 3d 4d 5d 6d, 6-2 4f 5f लिख लिया आप लोगों ने। अब यदि ये बना लिया स्टूडेंट्स, तो आप सोच लीजिए कॉन्फ़िगरेशन आपकी मुट्ठी में है। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए अब आप 1s की बात किसको लोगे, 2s को, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद किसको लोगे, 3s को, 3s के बाद किसको लोगे, 3p को, 3p के बाद किसको लोगे, 4s को, 4s के बाद 3d को, 3d के बाद 4p को। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे करके फिल करोगे, में ऐसे ऑर्बिटल्स आप चूज करोगे। ऑर्बिटल कैसे चूज करोगे, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, मतलब 4s 3d, 4s 3d 4p, फिर 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। आसानी से याद हो जाएगा।
ये बेसिकली याद रखना आसान है, कहीं भी साइड साइड में खींच लिया, 1 से 7, 2 से 7, यहाँ 4 - 1 डी के लिए, तो 4 - 1 3d, 40 5d 60, और यहाँ इसके लिए 6 - 2 4 है, 7 - 2 5 है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। तो एक और मैजिक नंबर निकालने की थ्योरी समझ लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, तो सिर्फ एस है, सिर्फ कितना है स्टूडेंट्स, एस है फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, एस और पी है। थर्ड में क्या है, थर्ड में देखिए एस और पी है, यहाँ 1s है, यहाँ आपका 2s 2p है, यहाँ 3s 3p है। क्लियर, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। 4 में क्या है, 4s 3d 4p, 5 में 5s 4d 5p, 6 में देखिए 6s 4f 5d 6p, 7 में देखिए 7s 5f 6d 7p। अब इन दोनों को देखिए, s में मैक्सिमम कितना, s में सिर्फ एक ही भर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स होता है, तो आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2। तो s में सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको, 2। आप पीरियोडिक टेबल को जरा चेक करिएगा, तो s टोटल 18 ग्रुप है आपके पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स हैं। वर्टिकल्स लाइन आर नोन एज, वर्टिकल्स कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। तो टोटल वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 18, और हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। तो टोटल कितने हैं, 7। तो अब देखिए 1s में पहले पीरियड में आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। अब इसमें दूसरे वाले में देखिए s का 2 और इसका p का 6, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। तो p में आप सेकंड वाले में कितना भर सकते हो, 8। थर्ड वाले में देखिए s का 2 p का 6 8। यहाँ देखिए s का 2 d का 10, 2 + 10 प्लस p का 6 हो जाएगा, तो 2 + 10 + 6, यहाँ पे लिख सकते हो 2 + 10 + 6, ठीक है। यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 2, तो s में सिर्फ 2 है तो 2 हो गया। यहाँ 2 6 8 एलिमेंट्स में फिल किया जा सकते हैं, 2 6 8 एलिमेंट्स, 2 10 12 और 6 18 एलिमेंट्स, यहाँ 2 10 6, तो 2 10 12 6 18 एलिमेंट्स। क्लियर, 2 14, f में 14 है, 7 होता है तो 7 × 14, तो 2 14 10 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 14 10 6 यदि लेते हैं तो आपका हो जाएगा 32। यहाँ भी 2 14 10 6 32। अब आप इनका सम करके देख लीजिएगा, आपको कितना मिलेगा, 180। दिस इज द मैजिक, ठीक है। दिस आर द मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32, ये मैजिक नंबर्स हैं। तो अगले लेक्चर्स में मैजिक नंबर्स की थ्योरी भी बताऊंगा कि 2 8 8 18 18 32 32 करके हम लोग कैसे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, टोटल 180 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स ही क्यों हैं, देयर इज अ क्वेश्चन, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स क्यों हैं, तो इसका आंसर भी आप दे सकते हो। सेकंड पीरियड में 8 ही क्यों है, क्योंकि s और p में मिलाकर के कितना हो रहा है, 8, यहाँ पे s p मिलाकर के 8, यहाँ पे 2 10 ये मिलाकर के 18। इस तरीके से आप मैजिक नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, तो ये इजी है याद करना, इसीलिए मैंने ये बताया है। आप चाहे तो वो भी बना सकते हो जो पहले बताया गया है, तो 1s रखोगे, फिर 2s 2p रखोगे, 3s 3p 3d रखोगे, फिर मैच कराते जाओगे। क्लियर, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये थ्योरी बता दी कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d और 4f 5f। d के लिए क्या होता है, n-1, वो पेनल्टीमेट होता है, तो पेनल्टीमेट के लिए क्या होता है, n-1, और f के लिए क्या होता है, n-2, तो 6 - 2 4f। और 2d क्यों नहीं पॉसिबल है, तो देयर इज अ क्वेश्चन, तो n और l की वैल्यू वाला इशू है, ठीक है। l हमेशा n से छोटा होना चाहिए, क्लियर, प्रिंसिपल से छोटा होना चाहिए टोटल क्वांटम नंबर। यहाँ बोलोगे सर आपका 3f क्यों नहीं पॉसिबल हुआ, तो 3f इसलिए नहीं पॉसिबल हुआ बेसिकली क्योंकि वहां भी n की वैल्यू जो है l की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये दोनों मिस्टेक्स हैं, तो ये क्लियर कर दोगे आराम से। अब इसी के बेसिस पर हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का देख लेते हैं, नाइट्रोजन का देख लेते हैं, अच्छा हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 1s1, s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही है इसके पास। यदि हीलियम की बात करें तो क्या होगा,
1s2 मतलब ये 1s2, s में मैक्सिमम 2 भर सकते हो, p में मैक्सिमम, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10, f में मैक्सिमम 40, याद रहेगा। तो अब 1s2 हो गया। लिथियम के लिए 3 है, तो 3 को कैसे करोगे, तो 1s2 2s1, क्योंकि s में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो s में 2 से ज्यादा 1s से 2s में कब जाओगे, जब s पूरी तरह से भर जाएगा। अब ये भी पूरी तरह से भर जाएगा, 2 इसमें भर जाएगा तो फिर इसमें जाएंगे, इसमें 6 भर जाएगा तो इसमें जाएंगे, क्लियर, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो लिथियम की बात करें तो 1s2 2s1, 1s2 2s1, क्लियर। अब इसी तरीके से बात कर देते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का होता है 8। अब इसको देखते हैं 1s2 2s2, दोनों में 2 भर गया, s में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो 2 2 4 हो गया। अभी कितने बचे हैं, 4। तो आप आगे क्या करोगे, o के बाद देखो, तो 4 बचा हुआ है, तो 1s2 2s2, 2s2 के बाद क्या आ रहा है 2p, तो 2p बनाओगे। अब 2p में कितना भर सकते हो, 2p में 6 तक भर सकते हो, आपको मिला कितना है 4। तो आप इसको कैसे भरोगे, देखो 1s2 2s2, ठीक है, क्लियर। पहले एक एक से फाइंड आउट करते जाना है, 1s2 2s2। अब p आ गया, तो p में 3 है ना, तो तीनों को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास तो 4 तो फिल हो चुके हैं, 4 बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो उन 4 को कैसे बात करेंगे, तो उन 4 का जो करेंगे हम लोग बेसिकली 4 को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो 4 है इनको कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट सिंगली फिल, हुनसु फर्स्ट सिंगली फिल देन पेयर, तो पहले एक एक अपवर्ड, क्लियर, 3 हो गया, और ये कितना बचा 1, इसके लिए 1, ठीक है। स्टार्ट से करेंगे, तो फर्स्ट सिंगली फिल देन पेयर अप, तब जोड़ा लगाएंगे, तो फर्स्ट सेम स्पिन देन अपोजिट स्पिन, क्लियर। तो पहले एक एक भरना है, ऐसा नहीं इस तरह का बहुत सारे बच्चे करते हैं कि ऐसे पहले में 2 भर दिया, दूसरे में 2 भर दिया, ये गलत है। पहले तीनों को, यदि एक घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों को देना है टॉफी, एस घर में गए तो एस में सबको देना है, ठीक है, भले एक ही हो तो एक ही देंगे, पी में गए तो पी में तीनों बच्चे हैं तो तीनों को लाइन से एक एक टॉफी देनी है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक है, जैसे दिया मैंने, पहले सिंगली फिल देन पेयर अप, तब जोड़ा लगाएंगे स्टार्टिंग से, जिसको मिल गया मिला, नहीं मिला नहीं मिला। तो इस तरीके से कर सकते हो। उसी तरीके से आप फ्लोरीन की बात करो, तो फ्लोरीन में क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p 5 होगा, तो 2p 5 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा, क्लियर। 2p 6 तक जाएगा ये, और 2p 6 के बाद जो है यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है स्टूडेंट्स, तो 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p 6 3s1, 2 2 4 6 10, क्योंकि पीक में 6 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, फिर 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, s से p में कब जाओगे, 1s से 2s पे कब जाओगे, दैट इज अ क्वेश्चन। तो 1s से 2s पे तब जाओगे जब 1s पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और ज्यादा डीप जाके कल मैं और आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। तो अभी तक आप 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हो, ठीक है, और ग्रुप में सेट कर सकते हो।